वहाँ पे मोटा वाला ही है, क्लास में वो क्लास है ना, क्लास में ये बताइए साइक्लोट्रॉन पढ़ाने की जरूरत है? आप लोगों से बोला था, अगर कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। आवश्यकता है साइक्लोट्रॉन की। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जिसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसमें अगर मेरे को फोर्स निकालना है कि वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्या है? इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining initial and final point। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, कोई डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि आया कहाँ से क्यों आया। जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई वायर रखा हुआ है, ये वायर है, ये वायर है, ठीक, और इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है। मैंने कहा कि इस करंट कैरिंग वायर पे नेट फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट गिरा और फाइनल पॉइंट गिरा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा? एल वेक्टर। ठीक है, और एल क्रॉस बी करूंगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। तो इसमें आपको फोर्स निकालना है, फोर्स कितना होगा?
IV to R. हाँ सही है। तो हमने क्या किया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ा आपने, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो ये एल वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा तो एल और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो सिंपल आई एल बी, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई एल की वैल्यू कितनी है 2R इंटू बी। डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन Upward. अपवर्ड, एल क्रॉस बी कीजिए, upward. एल इस डायरेक्शन में, क्रॉस बी अंदर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आपने कहा कि इससे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? आप उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, बोल भी रहे हैं कि नहीं, या मेरी आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है आपकी। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है एल, इसमें I1 है और इसमें करंट I2 है। तो फोर्स ऑन सेकंड वायर, सेकंड वायर पे फोर्स कितना, ये मान लीजिए डिस्टेंस आपको डी दी हुई है, स्मॉल डिस्टेंस डी। जल्दी बताइए। इसकी वजह से देख लीजिए, इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πd। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी किस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपने कहा कि जो एफ आएगा वो कितना आ जाएगा, I2L इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πd। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि अगर दो पैरेलल वायर हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। ये हम लोग कहते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। और ये क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा कब, जब दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, एक दूसरे को ये लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा कि इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिसमें करंट आपकी I1 है, और एक और वायर है जिसमें करंट I2 है और इसकी लेंथ है आपकी L, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है A। तो आपको इस पे फोर्स निकालना है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा पहले वाली वायर के करंट के कारण। चलिए जल्दी से, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वहां पे हमने वायर के हर एक पॉइंट पे देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो सेम थी, क्योंकि हर एक पॉइंट आपका क्या था, सेम डिस्टेंस पे था।
लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस पर हम लोग फोर्स निकालेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए जल्दी से कीजिए। सर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। गलत है। मान लीजिए डिफरेंशियल एलिमेंट एच डिस्टेंस पे आपने डिफरेंशियल एलिमेंट मान लिया dx। इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे अगर मैं फोर्स निकालूं तो स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू I2 इंटू dx क्रॉस b। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे b देखूं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई x। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो होगा I2 इंटू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 अपॉन x dx, ये होगा ना। मैंने अलग लिख दिया इसको। तो यहाँ पे जो x होगा कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a प्लस एल तक। सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। क्लियर है? सिंपल सा इंटीग्रेशन था, कहीं पे भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, ये स्क्वायर लूप है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और इसकी साइड है एल। फाइंड नेट फोर्स ऑन द लूप। सर 0। क्यों? सर क्योंकि अगर हमने एक एलिमेंट मतलब एक साइड ली तो एक साइड पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, दूसरी साइड पे अपोजिट लग रहा है, और सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो एल वेक्टर है वो 0 होगा। बिल्कुल सही। हमें क्या पता था, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और एल वेक्टर मैंने लिखा था इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर मैं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करूँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही है ना, घूम के लूप वहीं पे वापस आ जा रहा है। तो इसका मतलब एल वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एल वेक्टर 0 हो जाएगा तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एक सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। इसको याद रखिएगा। If a current carrying loop is placed in uniform magnetic field, then force on the loop is 0. लेकिन आपसे पूछा जाए कि अगर ये वायर है, इसको अगर मैं इसके अंदर रखूं, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन फाइनल शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर ही रहेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर 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 फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका लूप कैसा बन जाएगा आपका, सर्कुलर। फाइनली ये सर्कुलर लूप ले लेगा।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार थ्योरी में पूछा गया था। तो अगर किसी भी लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उसका फाइनल शेप कैसा बन जाता है? सर्कुलर। स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है? एल, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये डिस्टेंस आपको ए दिया हुआ है। फाइंड नेट फोर्स। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर वाले वायर के बारे में बात करूं तो ऊपर वाले वायर पे ये वाली वायर, अगर इस वाले वायर पे अगर मैं देखूं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एल क्रॉस बी। बी तो अंदर की तरफ है ना, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर, एल क्रॉस बी। और नीचे वाले पे फोर्स निकालूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक, दोनों की लेंथ क्योंकि इक्वल है, इसलिए यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस होंगे ऊपर नीचे, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों सेम होंगे तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। ये क्लियर है पॉइंट? अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस वाले वायर पे देखे तो आपने कहा फोर्स F1 है, इस वाले वायर पे देखा तो आपने कहा फोर्स F2 है। तो आपसे अगर नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 निकाल सकते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। KL लेंथ पे वायर पे फोर्स कितना होता है? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d इंटू L। अभी क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं F1 की वैल्यू लिखूं तो F1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। d कितना है यहाँ से? a प्लस डी। तो आपने लिखा a प्लस एल इंटू एल माइनस F2 कितना है? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। डाई कितना है? a। आगे समझे? ये नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये जो फॉर्मूला आप लोग लिख रहे हैं F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कब वैलिड है ये फॉर्मूला? तब वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था कि हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था वायर का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आ रही थी हर एक पॉइंट पे। चलिए, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया। क्या पूछा गया कि इनफिनिट लेंथ का वायर है जिसमें करंट I1 है, एक ये है, एक ये वायर है, इसमें I2 करंट जा रहा है और इधर भी I2 करंट जा रहा है। तो आपसे पूछा गया फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। सर सर अपवर्ड। अपवर्ड। गलत। मेन से पूछा कुछ तो होगा इसमें। चलिए, दो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके कहते हैं। मैंने कहा ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर है। अगर मैं फर्स्ट वाले वायर पे देखूं तो फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा, यस और नो? एल क्रॉस बी, क्योंकि बी तो अंदर की तरफ है ना, बी अंदर की तरफ है। ठीक, तो एल क्रॉस बी करूंगा तो ये डायरेक्शन होगा।
अगर मैं सेकंड वाले वायर में L क्रॉस B करूँ तो ये डायरेक्शन होगा, तो आपने कहा F1 F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। गलत है। क्यों भैया बीच में आएगा? कौन ज्यादा पास है, पहला वाला वायर ज्यादा पास है कि दूसरा वाला वायर? पहला वाला। पहला वाला वायर पास है ना, जिसका मतलब वायर जो फोर्स होता है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि F2 का? F1। F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो आपने कहा कि दो फोर्सेस हैं, ये F1 है और ये आपका F2 है। ठीक, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो फोर्स आपका बिल्कुल बीचों बीच होता। ठीक, लेकिन F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के पास होगा, है कि नहीं? तो ये F नेट है, लिख लीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। मैंने कहा कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसमें करंट आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, एक और वायर है जिसकी लेंथ आपकी L है और इसमें करंट आपकी I2 फ्लो हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है और ये डिस्टेंस आपका A। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन सेकंड वायर। सेकंड वायर पे आपको नेट फोर्स निकालना है।
Sir, U naught I1 I2 L by A. नहीं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे हर एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या? वायर के हर एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब मेरे को डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज किया, या आपने कहा एक्स डिस्टेंस, इस एक्स डिस्टेंस पे आपने एक डी एक्स एलिमेंट लिया। इस डी एक्स एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, स्मॉल डी एस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, ये एक डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस तो ए है। तो यहाँ पे जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखी इस वाले पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। डी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस एक्स कॉस थीटा। ये पॉइंट क्लियर है? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर मैं स्मॉल फोर्स निकालूं तो स्मॉल फोर्स डी एफ इज इक्वल टू आई एल। एल की वैल्यू क्या है? डी एक्स इंटू बी। बी कितना है? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स प्लस, सॉरी, एक्स कॉस थीटा प्लस ए। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को नेट मिल जाएगा। इंटीग्रेट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके एल तक। हो जाएगा? अब ये सॉल्व करो पूरा, हो जाएगा ना ये इंटीग्रेशन अब तो? ठीक। अब देखिए, ज्यादा चांसेस किस वाले पार्ट से क्वेश्चन आने के, जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी जो क्वेश्चन किए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है आपके। अब और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जिसको हम लोग कहते हैं रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो रियल प्रॉब्लम में देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट होगा जो हम लोग EMI पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग रियल प्रॉब्लम में क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक। और अगर हम लोग EMI में इसी क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि अगर हम लोग मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, उसी के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। और जब EMI पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में बात करें। कॉन्सेप्ट सेम है एज इट इज। देखो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत दूर तक जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने क्या किया? इसको रेल्स, रेल्स का मतलब ये दो रॉड लिए, ठीक, और इस पे क्या रखा? एक मूवेबल वायर रखा जो मूव कर सकता है। ये एल लेंथ का वायर है, ठीक है, जो मूव कर सकता है लेफ्ट राइट, जिसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ। तो ये जो दो पैरेलल रॉड आपने रखे, ये रेल है। रेलवे ट्रैक ऐसे ही होता है ना, दो पैरेलल रॉड्स होती हैं, उसके ऊपर रेल के पहिए घूमते हैं, इसलिए इसको रेल प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे मैंने कहा कि एक आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, ये ऐसा कुछ, पोटेंशियल अपोजिट कर लेते हैं, और अपोजिट करेंगे तो आई एल क्रॉस बी उल्टा कर लेते हैं, ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन बताइए क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो करंट ऐसे जाएगी। और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस आपने कहा कि कैपिटल आर है, इसका रेजिस्टेंस इस वायर का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ये पोटेंशियल कितना प्रोवाइड किया अभी। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ एल है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी?
तुषार फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट और राइट, अप या डाउन, Right direction. राइट डायरेक्शन। चलिए ठीक है, तो आपने कहा Sir, इस पे upward. वाह गुड। Inward magnetic. करंट कहाँ है? करंट नीचे की तरफ है ना, करंट इधर नीचे है की ना? तरफ है, तो एल वेक्टर अच्छा, नीचे की इसमें तरफ हो गया, तो एल क्रॉस बी ये वेक्टर राइट फिर है। तो इधर आएगा। ठीक है। तो आपने कहा इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो करंट अगर इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो कुछ ऐसे ही है ना, ये आर रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, यही है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। आपने कहा इसमें जो करंट फ्लो होगी, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करंट आ गया, इस करंट के कारण वायर में करंट फ्लो करने लगा तो उस पर फोर्स लगेगा आई एल बी, और किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा? राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट मास। मैंने कहा इसका मास भी आपको वायर का पता था, स्मॉल है, तो इसमें फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स की वैल्यू कितनी है? आई एल बी, और मास कितना है? स्मॉल है। तो आपने कहा आई की वैल्यू कितनी है? वी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल इंटू बी। तो देखिए एक्सेलरेट करेगा ये, अगर एक्सेलरेशन आ गया, मेरे से पूछा जाए कि ये कितनी देर में डी डिस्टेंस को कवर करेगा, तो डी डिस्टेंस को कवर करेगा, इसका मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शुरुआत में कोई करंट नहीं फ्लो करी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो एस इज इक्वल टू डी पुट करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ कितने टाइम में ये डी डिस्टेंस कवर करेगा? एक्सेलरेशन निकाल लिया है, एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। क्लियर है? और मैंने बोला कि डी डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी निकाल सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन पता है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस। सिंपल काइनेमेटिक्स को इसमें लगाते जा रहे हैं। आर्यन आ रहा है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्योंकि फोर्स इसका राइट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यस और नो? अब थ्योरी पे आते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन तो हमने देख लिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल कैसे करेंगे और क्या क्या पूछी जा सकती है। अब थ्योरी पोर्शन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। मैंने कहा कि यहाँ पे फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा था तो एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में आया, इसका मतलब पार्टिकल जो रॉड है वायर, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती जाएगी। अगर उसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ रही है? सर बैटरी से प्रोवाइडेड होती है एनर्जी। बैटरी से, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा देखिए किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसमें हम लोग कई सारे रोटर वगैरह इन सब के बारे में बात करते हैं। आया समझ में? अब इसमें वैरायटी क्या क्या बन सकता है, वैरायटी पे थोड़ा सा बात करें। पहले इसको नोट कर लीजिए, जो थ्योरी के 2-3 पॉइंट बताएं वो भी लिख लीजिए, तो हम लोग वैरायटी पे आते हैं। और वैरायटी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, काइनेमेटिक्स हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा। हो गया? अब देखिए पहली वैरायटी, हम लोग उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स को ऐड कर रहा हूँ, और कैसे ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं उसमें फ्रिक्शन भी है। अगर हॉरिजॉन्टल रेल्स में फ्रिक्शन होंगे तो ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं,
और ये आपका वायर था, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, आई एल बी। तो आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल रेल्स इस पे क्या लगा रहे हैं, फ्रिक्शन भी लगा रहे हैं, जिसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन आपने कहा कि लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एम जी। तो अगर इस केस में अगर मैं नेट एक्सीलरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, आई एल बी माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई टोटल मास। नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में इतनी लगेगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही सेम, बस फ्रिक्शन एक ऐड कर दिया, ठीक। अब इसी रेल को अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूं, मैंने कहा ये रेल ऐसे है, इंक्लाइंड है थीटा पे, तो ये वायर है, इस पे आईएल भी तो लग ही रहा था, लेकिन एक नीचे की तरफ फोर्स क्या लगने लगा, एम जी साइन mg थीटा, sin ठीक है। तो नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा, मैंने कहा फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। और एक नीचे की तरफ मान लीजिए, वो तो करंट पे डिपेंड करेगा कि आईएल भी ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ठीक। तो मैंने कहा कि आईएल भी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब इधर एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या लिखूंगा, आई एल बी प्लस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। आया समझ में। अब इंक्लाइन प्लेन का ये क्वेश्चन बन गया। अब इसके आगे एक पुली भी लगा दी, तो क्वेश्चन को मैं कैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो अगर रियल प्रॉब्लम पूछेगा तो डायरेक्टली पूछेगा कि एक करंट वायर है, उसमें इतनी करंट फ्लो कर रही है, तो फोर्स बताओ कितना है। वो मैकेनिक्स को इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। और मैकेनिक्स में आप तो कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, वो आप लोग करके दिखाएंगे रियल प्रॉब्लम पे। आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये रेल्स है, ये रॉड है, वायर एल, मास एम, रेजिस्टेंस आर, इसको आपने बैटरी से जोड़ा हुआ है, स्मॉल आर बी। अब जहाँ पे जो रेल्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, इसका भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लैम्डा ओम पर मीटर। तो जैसे जैसे ये रॉड आगे की तरफ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वेरी होगा। अगर रेजिस्टेंस वेरी होगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, आईएलडी। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, अगर एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, यूनिफॉर्म मोशन तो होगा नहीं। तो आपसे यही पूछा गया, क्या पूछा गया कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। याद कीजिए, जब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि किसी भी एक के बीच में रिलेशन पता है तो मैं किसी के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लीजिए, तो उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी करना है उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। कीजिए। कीजिए, मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ।
आंसर आया किसी का? इसका उत्तर निकाला किसी ने? तेरा आगे। आ गया हमारा तो, मगर पता नहीं गलत है सही है। तेरा क्या है? मेरा आ रहा है बी बी एल लॉग आर प्लस छोटा आर प्लस 2 सिग्मा x/2 सिग्मा रूट में। मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है थोड़ा। हो गया? हो गया सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? दिखाई नहीं दे रही है आपकी स्क्रीन। आ रही है स्क्रीन? यस सर। बिल्कुल, किसी भी x डिस्टेंस से मान लीजिए कि रॉड यहाँ पे पहुंच चुका है। ये x डिस्टेंस है, मेरे को निकालना था ना, तो मैंने कहा कि रॉड इस वाले डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा x। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा x।
अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इक्विवेलेंट देखिए ऐसे बनेगा, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज। अब एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 लैम्डा एक्स और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा वायर का आर, और ये स्मॉल आर था, ये होगा ना। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस 2 लैम्डा एक्स। ठीक, अब एक्सीलरेशन अगर मैं निकालूं तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स आई एल बी डिवाइडेड बाई मास। तो आई एल बी, आई तो निकाल चुके हैं आप लोग, वी डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटू एल इंटू बी। अब हमें क्या करना है, इसको v निकालना है, तो हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिखें, v dv अपॉन dx। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, v dv इज इक्वल टू, ये कैपिटल V वोल्टेज है, याद रखिएगा। हाँ, तो v इंटू एल इंटू बी डी एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, और v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके v तक। अब तो हो जाएगा ना सॉल्व, इंटीग्रेशन में सिंपल था। अब देखिए, अब हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं मैग्नेटिक मोमेंट पे आता हूँ। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखिए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने कहा कि जैसे कि मेरे पास बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में तो सिंपल आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल हमें पता होता है कि हाँ नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ आपके मैग्नेटिक लाइन जा रही है। लेकिन अगर अभी मैंने ये भी देखा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक, क्योंकि उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है, कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है मैग्नेट में और करंट कैरिंग वायर में, ताकि मैं चीजों की एनालिसिस आसान तरीके से कर सकूं। इसलिए सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ये कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा कोई चीज होता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट नाम की कोई चीज आप बोलेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट है रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए कि बार मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, और आपने कहा कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इन दोनों के बीच में अगर मेरे को रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो मैंने एक कॉमन पैरामीटर को डिफाइन किया जिसको नाम दिया गया मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट जैसे कि मैं कहूँ बार मैग्नेट, हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट को भी रिपीट करेंगे। मैंने कहा ये बार मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो मैंने कहा था कि जैसे चार्ज में हम लोग बात करते हैं माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहाँ पे हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। और वो आपने जो मैग्नेट स्ट्रेंथ लिखा था वो लिखा आपने माइनस एम प्लस एम, वही प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह। तो आपने कहा ये पोल स्ट्रेंथ है आपकी, पोल स्ट्रेंथ आपकी माइनस एम और स्मॉल एम है। और जैसे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू रहता था, तो जो आपका डाइपोल का डायरेक्शन होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता था। तो यहाँ पे भी आपने कहा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस बार मैग्नेट के लिए, वो कितना होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा माइनस से प्लस की तरफ, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए एल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते थे, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, वैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, पोल स्ट्रेंथ इंटू एल। अब मेरे पास कोई एक लूप है, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए कि एक लूप है, एक मिनट पेन डिस्चार्ज। मैंने कहा कि एक करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप की वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये चीज समझना बार मैग्नेट में आसान होता है।
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये सिंपल किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। जो आयुष कह रहे हैं कि नहीं सर ये नॉर्थ पोल है, वो मेरे लिए साउथ पोल भी हो सकता है अगर ऑब्जर्वर अलग अलग पोजीशन पे खड़ा है तो। ठीक, तो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए वो नॉर्थ पोल कह सकता हूँ और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए उसको मैं साउथ पोल कह सकता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे कहते हैं। बस 1 मिनट का टाइम, थोड़ा सा पेन चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या कहा, जैसे कि मैं सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक करंट कैरिंग लूप है, मतलब कि एक सर्कल है जिसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो उसमें आपने देखा कि करंट कैरिंग लूप होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, है ना, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मेरे पास एक लूप था, ये लूप है, इसमें करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रही है आई, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आपने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक, तो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। थोड़ा सा ऑब्जर्वर पे ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जर्वर क्या कहता है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, इस प्लेन के ऊपर। ये लूप है, ये लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे को लगेगा कि सामने से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, तो मैं क्या कहूंगा, लगता है ये मेरे सामने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है बाहर की तरफ। मान लीजिए आयुष एक ऑब्जर्वर है, वो इस रिंग के नीचे खड़े हैं। ठीक, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है तो इस वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इधर जारी होगी ना, फिर सेंटर पे पहुंचेगी, फिर बाहर निकलेगी। तो आयुष क्या देखेंगे, उनको लगेगा कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, वो दूसरी तरफ खड़े हैं नीचे, उनको लगेगा कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो आयुष कहेंगे लगता है कि ये साउथ पोल है। अब हमारी बात समझिए कि नॉर्थ और साउथ पोल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे नॉर्थ को डिफाइन करता है और कैसे साउथ पोल को डिफाइन करता है। लेकिन जो बार मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होता है। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि इस लूप को हम लोग कहाँ यूज करना चाहते हैं, कि वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे या साउथ पोल की तरह बिहेव करे, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों का EMI। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया। मैग्नेटिक मोमेंट याद रखिएगा कि क्लोज लूप के लिए डिफाइन किया जाता है। अगर मैंने कहा कि एक वायर है L लेंथ का, तो उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। आप बोलेंगे इसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते, लूप के लिए डिफाइन कर। ठीक है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आपने लिखा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। पढ़ा होगा आपने, आई इंटू एरिया, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि ये ओपन लूप है। हमने पढ़ा था ओपन सिस्टम और ओपन बॉडी और क्लोज्ड बॉडी। ओपन बॉडी के लिए मैंने कहा था कि जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, याद आ रहा है। ठीक, वैसे अगर क्लोज बॉडी होगा, क्लोज बॉडी के लिए जो नॉर्मल होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो एरिया वेक्टर वहां पे डिफाइन करना आसान है। लेकिन ओपन सिस्टम के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सा एरिया वेक्टर लूँ, नीचे वाला एरिया वेक्टर लूँ कि ऊपर वाला एरिया वेक्टर लूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। जो थंब का डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में आप लोग एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में कराऊंगा मैग्नेटिक मोमेंट का, एक ही कराऊंगा बस, कि जो एरिया वेक्टर है वो कैसे डिसाइड करें ओपन लूप के लिए। ये एरिया वेक्टर हमेशा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जो थंब का डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में वो एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन अमूमन सभी लोगों ने देखा होगा। वायर है,
ये ऐसा है, ये ए साइड है, ये बी लेंथ है, ये ए है, ये बी है। करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ट्राई कीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। अभी आपने कहा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे, किसके लिए डिफाइन करेंगे? लूप के लिए डिफाइन करेंगे। और आपको पता है कि जो भी लूप होता है वो प्लेनर होना चाहिए। लूप कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मैंने लूप बनाया है, ये लूप तो है, तो ये क्या प्लेनर है? नहीं, एक तो एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहा है और दूसरा नीचे वाला हिस्सा देखें तो वो एक्स जेड प्लेन में लाइक कर रहा है ना? एक तो आपका एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहा है और दूसरा हिस्सा आपका एक्स जेड प्लेन में लाइक कर रहा है। तो अलग अलग मेरे को क्या लेना पड़ेगा? लूप लेना पड़ेगा। एक ही प्लेन में होना चाहिए लूप। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जब भी निकालेंगे तो आई इंटू ए लिखते हैं, और ए क्या होता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे तो मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लूप एक प्लेन में है ही नहीं। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ये 3 डायमेंशन भी हो सकता है। तो आपने कहा कि यहाँ पे आपने लूप दो प्लेन में डिफाइन किया, तो मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। इस सर्किट को मैंने कहा एक लूप ये मान लो और एक लूप नीचे वाला मान लो। देखिए लूप बन रहा है कि नहीं? जहाँ पे करंट नहीं फ्लो करा था वहां पे दो वायर जोड़ दिए मैंने। तो बीच वाले में करंट फ्लो नहीं कर रहा था ना अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस देखिए अभी भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। एक में आपने राइट माना तो दूसरे में लेफ्ट माना, तो नेट करंट जीरो हो जाएगा ना। अब इस वाले के लिए अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो इस वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? आई इंटू ए। आई एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, तो मतलब कि ए बी इंटू के कैप। अगर इस वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? आई इंटू एरिया। एरिया क्या है? ए बी, और इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, मतलब कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मतलब कि जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। ये कितना हो जाएगा? आई ए बी आई कैप प्लस के कैप, सॉरी जे कैप प्लस के कैप। रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। क्लियर है? आगे समझे? ठीक, चलिए। कल आप लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिएगा मॉर्निंग में 11:40 पे, ठीक है ना? आज की क्लास थोड़ी सी मिस हुई है, 11:40 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल जो दोपहर की क्लास है उसको भी 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं कवर कर सकूँ। 15 मिनट ही कवर हो, 15 मिनट में 3-4 क्वेश्चन तो करवाई देंगे, ठीक? तभी मैं क्लास यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने बोला ना थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्लास लगी है। तभी एक दूसरे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं उन लोगों की क्लास बस जस्ट अभी स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग इसी को लीव कर दीजिएगा, इस पर मैं दूसरी क्लास अभी स्टार्ट करूँगा इसी लिंक पे। तो आप लोग बस लीव कर दीजिएगा मीटिंग को, मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कल 11:40 Thank you, पे ज्वाइन sir. कर लीजिएगा। ओके, वेलकम।